है जी। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का जो नाम है ये आपका आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो टी.आर. जैन की आपकी बुक है उसमें आपको आय और रोजगार का निर्धारण ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपकी बुक के अंदर ये जो चैप्टर है ये लिखा हुआ होगा। वैसे तो इसका नाम है आय और रोजगार का निर्धारण, ये इस चैप्टर का नाम है। ठीक है जी, लेकिन ये जो चैप्टर है ये आपको अपनी जो बुक है आपकी 3 भागों में मिलेगा। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है आपका समग्र मांग व इसके समग्र मांग व इसके घटक। कहीं कहीं में ये 4 जगह भी डिवाइड हुआ होता है। ठीक है, समग्र मांग व इसके घटक। दूसरा जो इसका पार्ट होता है इसको कहते हैं अल्पकालीन अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। और तीसरा जो इसका पार्ट होता है इसको कहते हैं न्यून मांग व अधिमांग। न्यून मांग व अधिमांग की समस्या, ये हो गया। और कई कई पे इसको फोर्थ में भी डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या होता है? न्यून मांग व अधिमांग, न्यून मांग व अधिमांग के उपाय, न्यून मांग व अधिमांग की समस्या के उपाय, ऐसे भी कर देते हैं इसको। तो ये सब क्या है? ये सब इसको बस ये बहुत वाइडर चैप्टर है जिसकी वजह से इसको ऐसे तीन चार जगह जो है क्लासीफाई कर दिया गया है। ये पूरा चैप्टर मिलकर ही क्या बनता है? ये पूरा चैप्टर मिलकर ही आय और रोजगार का निर्धारण बनता है। देखो इस चैप्टर का नाम क्या है? आय। आय का मतलब क्या हो गया? आय का मतलब हो गया जी इनकम। और रोजगार का मतलब क्या हो गया? रोजगार का मतलब हो गया यहाँ पर, रोजगार का मतलब हो गया यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। तो भाई हम ये जानते हैं जब लोगों को काम धंधा मिलता है तो लोगों के पास पैसे आते हैं, तो लोगों के पास आय आती है। और जब लोगों के पास पैसे आते हैं, आय आती है, तो लोग क्या करते हैं? तो लोग जो है डिमांड करते हैं। इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। काम जब मिलता है लोगों को तो पैसे आते हैं, पैसे जब आते हैं तो लोग डिमांड करते हैं। ठीक है जी। तो ठीक है कृति। तो अब यहाँ पर आपको समझना क्या है? आपको यहाँ पे ये समझना है कि चाहे बेटा हम आय की बात कर लें, चाहे काम की बात कर लें या आय की बात कर लें, दोनों एक ही तो बात हो गई। क्योंकि काम करेंगे तो पैसे आएंगे। आय का, काम का कह लीजिए, आय का कह लीजिए, मांग का कह लीजिए, या उत्पादन। काम करेंगे तो बेटा उत्पादन होगा। तो काम, उत्पादन या आय, इसका निर्धारण अर्थव्यवस्था के अंदर किस तरीके से होता है वो हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। कैसे होता है इसको कई सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने व्यूज़, अपने अपने आइडिया बताए हैं कि जी हमारे अकॉर्डिंगली ऐसे ऐसे होगा। लेकिन 2 तरीके के देखो अर्थशास्त्री होते हैं। एक होते हैं क्लासिकल, एक होते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन से होते हैं? वो इकोनॉमिस्ट 1929, आपको ध्यान रखना है 1929 एक ऐसा साल माना जाता है जिसमें क्या हुआ था? विश्व की महामंदी आई थी। इसको क्या कहते हैं? विश्व की महामंदी। बंदी नहीं कह रहा हूं, मंदी कह रहा हूं, मंदी। ठीक है, विश्व की महामंदी आई थी। ये क्या होती है उसको हमें ध्यान नहीं रखना। 1929 से लेके 1933 तक ये महामंदी चली थी। अमेरिका वगैरह कई सारे ऐसे देश थे जहां पे ये मंदी देखने के लिए मिली थी। कई सारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इससे इफेक्ट हुई थी। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह बहुत किसके कई रीज़न थे जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ। लेकिन हमें उसके अंदर नहीं घुसना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस 4 साल ये मंदी चली। 1929 को विश्व का महामंदी का ईयर माना जाता है। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये आ सकता है। इससे पीछे के जो इकोनॉमिस्ट है ना 1929 से पहले के, उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। लेकिन पहले इनके व्यूज़ और इनके आइडिया चलते थे कि अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होगा। पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के आइडिया चलते थे। लेकिन जब विश्व की महामंदी आई
तो भाई सब फेल हो गया। इनके जो विचार थे कि जी हमारे अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था में ऐसे होगा, तो वो सब फेल हो गया। इनके व्यूज़, इनके आइडिया सब फेल हो गए। फिर क्या हुआ, एक अर्थशास्त्री आया जिसका नाम था किन्स। ऐसे भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है आपके, केंज भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में, ठीक है, केंजियन भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में। ये बेटा सब एक ही हैं, ठीक है। किन्स, किन्स, ऐसे ऐसे, केंज, केंजियन, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर एक अर्थशास्त्री आए जिनका नाम था किन्स। जब ये फेल हो गए, ये फेल कब हुए, ये फेल हुए विश्व की महामंदी में। ये पहले अपने व्यूज़, अपने आइडिया बता रहे थे कि जी हमारे अकॉर्डिंग तो ऐसे होगा, लेकिन इनका आइडिया फेल हो गया। फिर क्या हुआ, फिर आया किन्स। किन्स ने क्या करा, किन्स ने फिर अपने अकॉर्डिंग बताया कि भाई क्लासिकल भाई, तू जैसा कह रहा था ऐसा कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था के अंदर आय और रोजगार का निर्धारण वैसे नहीं होता है जैसा आप बता रहे हो। इन्होंने क्या करा, 1936 में एक बुक लिख दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ, हाँ जी बताइए। क्या करूं, फिर से एक्सप्लेन करूं? ठीक है, तो इन्होंने एक मिनट रुकिए ज़रा, 1936 में क्या करा, एक बुक लिख दी, ठीक है, वो बहुत ही फेमस बुक है। तो उसमें बुक में बताया इन्होंने कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे होगा। तो हमारे जो सिलेबस के अंदर जो किसका पढ़ना है, मुझे क्लासिकल का पढ़ना है या किन्स का पढ़ना है? हमारे सिलेबस में ये नहीं है, हमारे सिलेबस में किन्स का सिद्धांत है, किन्स का। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि आय और रोजगार का किन्स का सिद्धांत, आय का किन्स का सिद्धांत, रोजगार का किन्स का सिद्धांत, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। भाई मैंने ये बोला चैप्टर का नाम है आय और रोजगार का निर्धारण। हमें इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है। तो मैंने बोला ये चैप्टर 3-4 जगह क्लासीफाई हुआ है, ये पूरा चैप्टर मिलकर ही आय और रोजगार का निर्धारण बनता है। एक अर्थव्यवस्था में कैसे आय और रोजगार का निर्धारण होता है, इसमें कई अर्थशास्त्रियों ने अपने व्यूज़, अपने आइडिया दिए हैं। 1929 के पहले के जो अर्थशास्त्री होते हैं उनको क्लासिकल कहते हैं, और 1929 के बाद जो आया उसका नाम है किन्स, ठीक है। किन्स जो है बेटा वो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, फादर ऑफ मैक्रो, इसको मैक्रो का फादर कहा जाता है। ये जब आया, जब इसने ये बुक लिख दी, जब इसने क्लासिकल की कमियां बताई, तो ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का उदय हुआ, ये कह सकते हैं। अपने सिलेबस के अंदर क्लासिकल का नहीं है, क्लासिकल का जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो आएगा। हमारे सिलेबस के अंदर किन्स का सिद्धांत है, किन्स का, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि भाई, क्योंकि एग्जाम में लिख के आता है क्वेश्चन के अंदर कि किन्स के सिद्धांत के अनुसार फलाना ढिमकाना, और बच्चे को यही नहीं पता होता ये किन्स कौन है। किन्स ही तो है भाई जिसका आप सिद्धांत पढ़ रहे हो। अच्छा जी, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि भाई किन्स का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, किन्स के अकॉर्डिंगली अर्थव्यवस्था के अंदर आय का निर्धारण, रोजगार का निर्धारण, उत्पादन का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि जी मेरे अकॉर्डिंगली ऐसे होगा, पहले उसको समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि जी मेरे अकॉर्डिंगली निर्धारण ऐसे होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले इस चैप्टर की आपको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, जिसका यूज़ कर हम किन्स के अकॉर्डिंगली अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है वो आपको समझ में आएगा। तो जिसमें सबसे पहली जो टर्म है इसका नाम है एडी, एग्रीगेट डिमांड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड। तो बेटा मांग क्या होती है, हमने वीएसटी में भी पढ़ा है, एक निश्चित कीमत, एक विशेष कीमत और एक विशेष समय अवधि में उपभोक्ता जो खरीदने के लिए तैयार होता है उसको मांग कहते हैं। वीएसटी में हमने पढ़ा था, लेकिन वो वीएसटी थी, वहां पे एक उपभोक्ता की बात चल रही थी। यहाँ एक उपभोक्ता नहीं है, यहाँ तो पूरे देश की बात चल रही है, मैं तो समष्टि की बात चल रही है भाई यहाँ पर। तो समग्र मांग क्या होती है, समग्र मांग का ये मतलब है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि भाई एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान
जो लोग होते हैं ना, लोग अर्थव्यवस्था में, लोग अर्थव्यवस्था में जो भी अंतिम वस्तु और सेवा जो बनी हुई है ना, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, मतलब कि एक साल के अंदर अंदर लोग जो हैं अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है ये, अर्थव्यवस्था में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हुए हैं ना, अंतिम वस्तु और सेवा पर कितना व्यय खर्च करने को तैयार हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भाई समग्र मांग कहते हैं। ठीक है, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, यह इच्छित कह लीजिए, नियोजित कह लीजिए, एक ही चीज होती है। ठीक है, यह, और इंग्लिश में इसको प्लान कहते हैं, प्लान। यह इच्छित या नियोजित समग्र मांग है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये क्या कह रहा है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो। ये कह रहा है भाई, हम जानते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर दो तरीके की वस्तु होती है, एक होती है अंतिम, एक होती है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती वस्तु राष्ट्रीय आय में आती नहीं है, अंतिम ही आती है, जो इंपॉर्टेंस है वो अंतिम की है। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो अंतिम वस्तु सेवा बनी हुई है ना, उस अंतिम सेवा, उन अंतिम वस्तु और सेवा पर लोग जो हैं कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं। अबे खर्च करूंगा तो ही तो कुछ खरीद पाऊंगा, बिना खर्च करे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो एक साल के अंदर अंदर जो अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु और सेवा बनी हुई है, उस पर लोग कितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं, कह रहा भाई वही समग्र मांग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने बोला ये जो है ना, ये बेटा प्लान है, प्लान का मतलब क्या होता है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं सिर्फ एक एक्सपेक्टेड बता सकता हूं एज अ प्रोड्यूसर, उत्पादक के नजरिए से अगर मैं सोचूं कि वहां लोग इतनी डिमांड कर सकते हैं। प्लान है, प्लान। बेटा ध्यान से सुन लीजिए, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी, सब प्लान होता है। प्लान को इच्छित, नियोजित सब कुछ कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लान लिखा है या नहीं लिखा, एक ही बात है। तो बेटा चाहे हम समग्र मांग कह लें या समग्र व्यय कह लें, समग्र व्यय, उसने बोला कितना पैसा खर्च करने को तैयार है। अबे खर्च करूंगा तो ही तो कुछ आएगा। इसको कहते हैं एडी और इसको कहते हैं एई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दोनों एक ही चीज होती हैं। और ये प्लान है इस चैप्टर में। अच्छा, अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि सर लोग कौन है, कौन खरीदते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, वस्तु और सेवा कौन खरीद रहा है, अंतिम वस्तु कौन खरीद रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो मेरा बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो लोग एक साल में जितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, अगर मैं उसको जोड़ दूं वही तो समग्र मांग है। तो इसको आप लोग भी कह सकते हो, इसको समग्र मांग के घटक भी कह सकते हो। तो मैं समझता हूं लोग कौन है, कौन लोग खरीदते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तु बनी हुई है। तो सबसे पहला जो होता है बेटा, ये है सी। ये सी हमारे वाला सी नहीं है, ये सी का मतलब जो है इसको कहते हैं कंज्यूमर सेक्टर। सी का मतलब क्या है, उपभोक्ता क्षेत्र है, उपभोक्ता क्षेत्र। मतलब कि आपकी बुक में इसको निजी उपभोग व्यय लिखा हुआ होगा, निजी उपभोग व्यय, निजी उपभोग व्यय ये लिखा हुआ होगा आपकी बुक में इसको। अब ये जो अंतिम वस्तु और सेवा, अंतिम वस्तु और जो हम ही तो खरीदते हैं, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बेटा, हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा है, अंतिम वस्तुएं दो तरीके की होती हैं, उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु, ये पढ़ा था ना हमने। उपभोक्ता वस्तु कई तरीके की होती है, टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ। तो वो सब कौन खरीद रहा है? अबे हम सुबह से रात तक क्या करते हैं, अंतिम वस्तु और सेवा का उपभोग करते हैं। तो भाई हम सबसे पहला लोग कौन है, हम ही तो हैं सबसे पहले लोग, हम खरीदते हैं भाई साहब। तो हम जो भी पैसा खर्च करते हैं उसको बेटा सी से डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है, ये वो सी वाला नहीं है। दूसरा जो है ये है आई। आई का मतलब हमने पढ़ा था बेटा कि अंतिम वस्तु दो तरीके की होती है, एक तो होती है उपभोक्ता वस्तु
और एक होती है पूंजीगत वस्तु। अगर आपको याद हो, अंतिम के दो बच्चे होते हैं, अंतिम के दो बच्चे होते हैं, एक उपभोक्ता और एक पूंजीगत। पूंजीगत कौन खरीदता था? उत्पादक। उपभोक्ता कौन खरीदता था? उपभोक्ता। उपभोक्ता वस्तु, उपभोग वस्तु उपभोक्ता खरीद रहा था भाई। और उत्पादक तो दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है निजी उत्पादक और एक होते हैं सरकारी उत्पादक। पूंजीगत वस्तु में क्या आता है? मशीन आती है, मशीन। पूंजीगत वस्तु का उदाहरण क्या है? मशीन। तो बेटा जो उत्पादक, जो उद्योग स्थापित करता है, वो मशीन खरीदता है ना, तो वो तो निजी वाला भी खरीदता है। वो इंडस्ट्री तो दो तरीके की होती है, सरकारी भी और प्राइवेट भी। तो बेटा ये जो आई है ना यहाँ पर आई, ये आई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये आई रिप्रेजेंट करता है निजी उत्पादक को, सरकारी को रिप्रेजेंट नहीं करता। निजी उत्पादक ने जो मशीनों पर व्यय करा, मशीन को खरीदने पे, क्योंकि मशीन पूंजीगत है और पूंजीगत बेटा अंतिम होती है। मैंने एमसीक्यू भी पूछा था इसके ऊपर। तो फिर ऐसे तो सरकार भी खरीदती है, तो सरकार को अलग से यहाँ पे जी से डिनोट करते हैं, जी से। सरकार क्या करती है? सरकार बेटा मशीनों पर भी व्यय करती है, सरकार की भी तो इंडस्ट्री होती है, मतलब सरकार मशीन भी खरीदती है और सरकार जो भोक्ता वस्तु होती है ना, भोग वस्तु, वो भी खरीदती है। सरकार भी बेटा जैसे कि गेहूं, चावल, दालें, ये सब खरीदती है सरकार। और खरीद के क्या करती है? सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, पुलिस वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं, कपड़े, इनको देती है ना। स्कूलों में मिड डे मील बढ़ता है और हॉस्पिटल में सुबह दोपहर शाम खाना बढ़ता है, तो सरकार किसी से तो खरीद रही होगी ना वो सब, तब जाके बना रही होगी। तो सरकार मशीनों वगैरह पे पूंजीगत वस्तु भी खरीदती है और भोक्ता वस्तु भी खरीदती है, और टोटल इस पे जो व्यय हुआ उसको सरकारी व्यय कहते हैं, सरकारी व्यय। इसको बेटा निवेश व्यय कहते हैं। आई को क्या कहते हैं? आई को कहते हैं निवेश व्यय। जी को कहते हैं सरकारी व्यय, जी को कहते हैं सरकारी व्यय। और सी को क्या कहते हैं? निजी उपभोग व्यय। निजी उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय। अच्छा, तीन बंदे तो ये हैं जो खरीद रहे हैं, तीन बंदे तो ये हैं जो खरीद रहे हैं अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु और सेवा। इसके अलावा हम तो खरीद ही रहे हैं बेटा, दूसरे देशों के लोग भी तो हमारी वस्तु खरीदते हैं, फिरंगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक यहाँ पे हम लिख रहे हैं x माइनस एम, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं निर्यात और इसको हम कहते हैं आयात। बेटा x निर्यात है, m आयात है। निर्यात का मतलब मैंने दूसरे देशों को कितना माल बेचा। तो भाई मैंने मान लो 2 लाख की वस्तु बेच दी, अपने देश की वस्तुएं 2 लाख की दूसरे देशों को बेच दी। लेकिन बेटा जैसे हमारी वस्तु दूसरे देशों के लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे तो हम भी दूसरे देशों की लोगों की वस्तुओं को यूज करते हैं, तो उसको आयात कहते हैं। तो मान लो मैंने 1 लाख की आयात कर दी, तो अगर मैं नेट देखूं, इसको शुद्ध निर्यात कहते हैं। अगर आपको याद हो, ये शुद्ध निर्यात का फॉर्मूला है। तो शुद्ध निर्यात, निर्यात माइनस आयात होता है। तो अगर मैं नेट देखूं कि दूसरे देश के लोगों ने, शुद्ध निर्यात क्या बताता है? शुद्ध निर्यात ये बताता है कि दूसरे देश के लोगों ने मेरी कितनी वस्तुएं कंज्यूम करी। तो ये 4 बंदे हैं जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो अंतिम वस्तु और सेवा जो बनी हुई है ना, उस पे पैसे खर्च करते हैं। सबसे पहला और सबसे हॉट क्वेश्चन जो है वो आपका एक बन गया 3 नंबर का, समग्र मांग क्या होती है, इसके घटक बता दे भाई। तो आपने पढ़ा समग्र मांग क्या होती है और उसके घटक पढ़ लिए। ये जो लोग हैं, मैंने बोला इसी को घटक कहते हैं। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये एक समीकरण बन गया आपका। ये है समग्र मांग और उसके घटक। 3 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको उसको ये C बताना होगा, I बताना होगा, G बताना होगा, x माइनस एम बताना होगा कि ये क्या होता है। आई होप आपको जो है ये समझ आएगा कौन लोग हैं। तो ये चारों लोगों ने 1 साल के अंदर अंदर जो अर्थव्यवस्था में जो अंतिम वस्तु और सेवा बनी थी, उस पे जितना भी पैसा खर्च करा या खर्च करने को तैयार हैं, करा नहीं बेटा, खर्च करने को ये चारों बंदे तैयार जो है ना, उसको ही समग्र मांग कहते हैं। और समग्र मांग प्लान वाली है, प्लान वाली, एक्चुअल नहीं है, बार बार कह रहा हूं। ठीक है जी। तो मेरी ये समीकरण बन गई। अगर क्वेश्चन में वो ये बोले कि समग्र मांग क्या होती है, उसके घटक बता, तो आपको ये सारे लिखने हैं।
बट मेरे सिलेबस के अंदर ये नहीं है बेटा, मतलब कि मेरे सिलेबस के अंदर अभी 12th में सिर्फ ये है, AD इज इक्वल टू C प्लस I, सिर्फ ये है। हम G और X माइनस M नहीं पढ़ेंगे। बोलो साधना। सर ये मतलब हम यहाँ जो घटक है इसमें तो हम बस ये बस खर्च करने की तैयार मतलब रखते हैं, इच्छा रखते हैं, लेकिन नहीं वो मतलब खर्च कि बेटा खर्च उससे ज़्यादा भी हो सकता है, खर्च उससे कम भी हो सकता है। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक लड़की है जिसका नाम साधना है, इसके पास 1000 रुपये हैं, ये उपभोक्ता है, ठीक है, ये उपभोक्ता है बेटा। और एक लड़का है जिसका नाम रोहित है, ये उत्पादक है। तो एज अ प्रोड्यूसर आपके पास 1000 रुपये हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, साधना 600 रुपये उपभोग कर सकती है। ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसके पास 1000 रुपये है ना, तो ये 600 रुपये उपभोग कर सकती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 600 रुपये का उत्पादन कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है आप 600 रुपये तक खर्च कर दोगे, आप 600 रुपये तक खर्च कर दोगे। बेटा हमारी जो आय होती है वो दो जगह जाती है, या तो हम उसको उपभोग कर देते हैं या हम उसको बचत कर लेते हैं। तो अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो मैं सोच रहा हूँ 600 आप उपभोग कर लोगे, 400 बचा लोगे। ये मैंने सोचा और उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर दी। लेकिन अब केस तो कुछ भी हो सकता है, आप 400 भी कर सकते हो, 600 भी कर सकते हो, 800 भी कर सकते हो। अगर बेटा आपने 400 रुपये खर्च कर दिए, मैंने तो सोचा था, मैंने ये प्लान करा था, ये क्या है, ये प्लान है, ये मैंने सोचा था। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में आपने 400 रुपये ही खर्च करे। मैंने कितने रुपए का माल बना रखा है आपके लिए, मैंने तो 600 रुपये का माल बना रखा है, तो मेरा 200 रुपये का माल बिना बिके रह जाएगा। अच्छा जी, और अगर आप 600 रुपये ही खर्च कर दो एक्चुअल में, तो फिर मेरा सारा माल बिक जाएगा। और अगर आप 800 रुपये खर्च कर दो एक्चुअल में, तो फिर क्या होगा, तो भी मेरा सारा माल बिक जाएगा। और जब आप दोबारा आओगे ना, तो मैं कहूँगा भाई माल खत्म हो गया, कम पड़ जाएगा मेरे पास माल, क्योंकि मैंने तो 600 रुपये का ही बनाया था ना आपके लिए। मुझे तो ये लग रहा था कि आप 600 की डिमांड करोगे, लेकिन आप कितने की कर रहे हो, आप तो 800 की डिमांड कर रहे हो। तो बेटा ये तो मैंने एक इंडिविजुअली बताया आपको कि एक मैं हूं और एक उपभोक्ता है, लेकिन हम तो समष्टि की बात कर रहे हैं, समष्टि लेवल पर। तो ऐसे ही प्रोड्यूसर उपभोक्ता के नजरिए से ये देखते हैं कि सारे उपभोक्ता कितनी डिमांड कर सकते हैं, क्या डिमांड हो सकती है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि इतना पैसा कौन कौन खरीदता है, C, I, G और X और M, ये है समग्र मांग। ये अंदाजा लगाते हैं कि कितना खरीदा जाएगा। अब एक्चुअल उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। अगर घटक पूछे तो सारे लिखने हैं, लेकिन मैंने बोला मेरे सिलेबस के अंदर G और X और M नहीं है। ये जब आप ग्रेजुएशन में आ जाएंगे तो आप पढ़ोगे, लेकिन अभी मुझे सिर्फ ये पढ़ना है कि समग्र मांग C और I का जोड़ होती है। हमें पूरे चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है, समग्र मांग C और I का जोड़ होती है, हम X और M नहीं पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं डिटेल में हम बात करने वाले हैं I की, फिर बात करने वाले हैं C की, क्योंकि इन दोनों को पढ़ूंगा तो ही तो AD समझ में आएगा। AD पढ़ तो लिया कि एक साल के अंदर अंदर ये चारों बंदे अंतिम वस्तु और सेवा पे जितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं उसको कहते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला है I। I जो है ये क्या होता है, तो I की अगर हम बात करें, इसको हम कहते हैं भाई निवेश फलन। निवेश फलन जो है ये क्या होता है, पहले I पढ़ेंगे, फिर C पढ़ेंगे, फिर AD पढ़ेंगे, ठीक है जी। कि मांग क्या होती है और कौन लोग हैं जो भाई मांग करते हैं, समग्र मांग के घटक क्या होते हैं। मैंने बोला भाई अगर घटक पूछ ले तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस N सब कुछ लिखना है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर केवल C प्लस I है, तो समग्र मांग C प्लस I का सम होती है। अब देखिए बेटा, हाँ जी, नहीं बोल तो रहा हूँ, अगर घटक आए तो सारे लिखने हैं घटक, हाँ घटक में सारे लिखने हैं, और पूरे चैप्टर में हम केवल C प्लस I पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ते हैं बेटा आई क्या होता है। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। निवेश फलन की अगर हम बात करें तो इसको बेटा इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, आई इज इक्वल टू, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू, आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंदर अल्फ़ाबेट का बहुत ज़्यादा चक्कर है। कौन सा अल्फ़ाबेट किसके लिए बना हुआ है ये आप ज़रा ध्यान से ध्यान रखिएगा कि भाई ये अल्फ़ाबेट इसके लिए बना हुआ है, तो साथ के साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा। तो निवेश फलन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको, अबे यार क्या दिक्कत है, इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं कि भाई आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। ये क्या है, ये जो है निवेश फलन है। इसका मतलब क्या होता है भाई, आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। आई जो है इस चैप्टर में वो निवेश होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई इस चैप्टर के अंदर निवेश है, और वाई जो है ना, वाई आपको ये ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर आई जो होती है ना, आई उसको वाई से इंडिकेट करते हैं, वाई से, क्योंकि आई मैं इनकम को आई से इंडिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो निवेश को पहले ही आई से जो है इंडिकेट कर दिया। ये जो है बेटा ये निवेश होता है, ये जो है ये आई होती है, और ये जो है ना इसको कहते हैं फलन। इसका मतलब ये होता है, ये बताता है कि जैसे जैसे इनकम के अंदर चेंज होगा ना, इनकम में चेंज होने से उसका निवेश पे क्या असर पड़ेगा। तो होता क्या है, इनकम में चेंज होने से उसका निवेश पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में ये बताता है। तो बेटा जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे निवेश बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम घटती है वैसे वैसे निवेश घटता है। मतलब आय के बीच में और निवेश के बीच में क्या संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध। तो निवेश फलन जो है वो बेसिकली क्या बताता है, निवेश फलन जो है वो बेसिकली आय के बीच में और निवेश के बीच में जो है ना फलनात्मक संबंध बताता है, फलनात्मक संबंध, ठीक है जी। अगर हम बात करें इसके प्रकार की, ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दो तरीके का होता है निवेश फलन, निवेश जो है वो दो तरीके का होता है, ठीक है, निवेश दो तरीके का होता है बेटा, फलन नहीं निवेश। एक जो होता है उसको हम कहते हैं स्वायत्त निवेश, एक जो होता है उसको कहते हैं स्वायत्त निवेश, और एक होता है इसको कहते हैं प्रेरित निवेश। ये 3 नंबर में बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी मैं जो ऊपर आपको बताया, इनकम बढ़ने से निवेश बढ़ता है, इनकम घटने से निवेश घटता है, ये वाला जो निवेश होता है इसको प्रेरित निवेश कहते हैं। सबसे पहली बात तो ऐसे निवेश जो हैं बेटा वो लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं, और लाभ कमाने के लिए जो निवेश किए जाते हैं वो क्या है बेटा, वो निजी उत्पादक करता है, वो सरकारी नहीं करता। जबकि अगर हम स्वायत्त की अगर हम बात करें स्वायत्त की, तो स्वायत्त क्या होता है, इनकम बढ़े या इनकम घटे, इनकम बढ़ने से और इनकम घटने से जो आय होता है ना वो स्थिर रहता है, स्थिर फिक्स रहता है बेटा, फिक्स, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे जो उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक कल्याण होता है, समाज के कल्याण के लिए किया जाता है ये वाला। और समाज के कल्याण के लिए कौन काम करता है, समाज के कल्याण के लिए सरकार काम करती है, सरकार, सरकारी उत्पादक जो हैं ऐसे निवेश करते हैं। तो मैंने यहाँ 3 पॉइंट इसलिए लिख दिए क्योंकि 3 नंबर में ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम हाँ अगर हम वक्र की बात करें, वक्र की, तो बेटा वक्र कैसे बनेगा इसका वक्र बनता है इस तरीके से, जो कि क्या बता रहा है ये, कि भाई जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे ये निवेश भी बढ़ता रहेगा। मान लीजिए क्या कहते हैं, इधर आय आएगी बेटा, इधर आय है और इधर निवेश है। जैसे जैसे क्या कहते हैं, अभी दिख जाएगी स्क्रीन आपको, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो है भाई ये निवेश भी जो है ये बढ़ता रहेगा, इसलिए इसका कर्व ऐसा बनता है। इसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम कहते हैं धनात्मक ढाल वाला, ये है धनात्मक ढाल। जबकि अगर हम इधर की बात करें, इधर की, तो भाई ये बनता है ऐसे, क्योंकि मैंने बोला ये तो भाई फिक्स रहेगा, ये निवेश तो फिक्स रहता है, आय बढ़े या घटे, आय का लेवल कुछ भी हो, ये तो भाई फिक्स रहता है, ये यहाँ पे फिक्स रहता है, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको कहते हैं इनकम बढ़ने या घटने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको कहते हैं ये आय से, ये जो है बेटा आय, लाभ से, ब्याज से, इन तीनों से क्या होता है, इन तीनों से जो है ना स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है का मतलब इस निवेश पे इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, आय बढ़े या घटे, लाभ बढ़े या घटे, ब्याज बढ़े या घटे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भाई फिक्स रहता है। बेटा प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला AD इज इक्वल टू C प्लस आई होता है, तो मुझे कौन सा आई पढ़ना है, मैं तो दो बता दिए, एक है प्रेरित और एक है स्वायत्त। अच्छा आपको अगर याद हो ये आई कौन सा है, ये आई जो है बेटा ये निजी वाला है, निजी वाला। और ये वाला C कौन सा है, ये वाला C कौन सा है, ये वाला जो C है बेटा ये है निजी उपभोग व्यय, ठीक है। तो ये निजी वाला है, निजी उत्पादक मैंने आपको बताया था, तो निजी उत्पादक बताया तो कौन सा बनना चाहिए, बनना तो ये वाला चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने बोला ये वाला निजी उत्पादक करते हैं प्रेरित निवेश और लाभ कमाने के उद्देश्य से, बनना ये वाला चाहिए। लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिए, हम बेटा किसका सिद्धांत पढ़ रहे हैं, हम जो है किन्स का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, किन्स का सिद्धांत, ठीक है। किन्स का जो सिद्धांत है उसने जो अपना बताया है, उसने कुछ मान्यताएं ली हैं अपनी। जैसे कि सबसे पहली मान्यता क्या है, सबसे पहली मान्यता ये है कि ये अल्पकाल की बात करता है। सबसे पहली बात तो शॉर्ट टर्म की, ये लॉन्ग रन की बात नहीं करता है। और दूसरा ये बेटा मानता है कि तकनीक, निवेश, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये अल्पकाल में क्या रहती हैं, ये अल्पकाल के अंदर जो है ना स्थिर रहती हैं, स्थिर, चेंज नहीं हो सकती। मतलब कि बेटा मेरे को कर्व वैसे तो यही वाला बनाना चाहिए, लेकिन जो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये दीर्घ काल में पॉसिबल है, दीर्घ काल में ये दीर्घ काल में हो सकती है, ये बेटा अल्पकाल में नहीं हो सकती, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़। तो किन्स का जो सिद्धांत है वो क्या मान्यता है उसकी, कि भाई मैं तो अल्पकाल की बात करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी और ये निवेश वगैरह है ना, इसको चेंज होने में भाई टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं चेंज होते ये। आप कह रहे हो आय बढ़ने से निवेश बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन मतलब बहुत ज़्यादा समय है, अल्पकाल मतलब बहुत कम टाइम पीरियड है। तो इसका तो सिद्धांत अल्पकाल के ऊपर है। तो और ये कह रहा है निवेश वगैरह चेंज नहीं हो सकते भाई अल्पकाल के अंदर, क्योंकि बेटा चेंज नहीं हो सकते तकनीक और निवेश। तो कर्व हमें कैसा बनाना है, कर्व मुझे ऐसा बनाना है, स्वायत्त वाला ही बनाना है। तो इसको आप, ये आई वैसे है निजी वाला, लेकिन क्योंकि ये अल्पकाल की बात कर रहा है, क्योंकि ये अल्पकाल की बात कर रहा है, इसलिए इसका जो नेचर है वो बेटा कैसा हो जाएगा, वो बेटा स्वायत्त वाला ही हो जाएगा। तो मुझे कर्व स्वायत्त वाला ही बनाना है, ये बात आपको ध्यान से घोल कर पी जानी है। अगर अंतर आए तो ऐसे लिख देना है, लेकिन अब आगे किसी भी डायग्राम में ये प्रेरित निवेश नहीं आने वाला है। अब हर डायग्राम में स्वायत्त निवेश चलेगा बेटा, स्वायत्त, ठीक है, स्वायत्त निवेश चलता है। और आप इसको जो है आई बार से ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, आई बार, ठीक है, आई बार से इसको इंडिकेट करते हैं। आई भी लिख सकते हो, आई बार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा चैप्टर में अब कौन सा चलेगा, स्वायत्त। और क्यों है ये भी मैंने आपको बताया। वैसे बेटा स्वायत्त सरकार करती है, लेकिन यहाँ ये तो सरकार तो है ही नहीं यहाँ पे, जी तो है ही नहीं यहाँ पे। ये जो निवेश है, ये जो निवेश है बेटा, ये कर निजी वाला ही रहा है, क्योंकि मैं अल्पकाल की बात कर रहा हूं, इसलिए इसका नेचर स्वायत्त जैसा हो गया है। जो हमने कर्व पढ़ा ऐसा बनेगा भाई धनात्मक ढाल वाला, ये दीर्घकाल में होगा निजी वाले के साथ, पर इसका तो सिद्धांत ही अल्पकाल पे है,
इस वजह से ये भी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई ये एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर कहते हैं इसको। तो स्वायत्त निवेश का सर ये उसमें भी तो आया था किसमें, हाँ प्री बोर्ड में, हाँ आपके। प्री बोर्ड में आया था ये कि स्वायत्त निवेश जो है वो आय से स्वतंत्र होता है, ये होता है, इसलिए मैंने वो लाइन लिख दी वहाँ पर, ये आया था इसलिए मेरे को पता है भाई। ये यूट्यूब पे नहीं डलेगी यार, ये देखिए यहाँ रिकॉर्ड तो हो रही है, आप देख सकते हैं इसको। अब मैंने वो आई तो पढ़ लिया, अब मुझे क्या पढ़ना है, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये था, ये मैंने पढ़ लिया भाई। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इस चैप्टर में हमें बात करनी है भाई उपभोग फलन की। ये सी क्या है, ये सी है उपभोग फलन, मैंने आई पढ़ लिया बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब कहानी स्टार्ट हो चुकी है इस चैप्टर की। उपभोग फलन जो है बेटा, उपभोग को कहते हैं कंजम्पशन। C इज इक्वल टू एफ वाई, इससे डिनोट करते हैं इसको, C इज इक्वल टू एफ वाई। C क्या है बेटा यहाँ पे, C यहाँ पर उपभोग है, उपभोग। F क्या है, फलन, और Y क्या है, आय। आय होती है इस चैप्टर में Y। तो बेटा जैसे निवेश था ऐसे ये है, ये आपको ये बताता है उपभोग फलन, आय में जब चेंज आएगा, आय में जब परिवर्तन होगा तो उसका उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताता है बेटा। ये आपको क्या बोला मैंने, मतलब आय जब बढ़ेगी या घटेगी तो उससे क्या होगा, ये बताता है। आय में परिवर्तन से उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उपभोग फलन बताता है बेटा। प्लीज बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमें इसके प्रभाव को समझने के लिए हम यहाँ पे एक तालिका को बना रहे हैं, जो कि पूरे लास्ट तक यही तालिका हमारा साथ देने वाली है। तो ये आंकड़े आप घोल कर पी जाएंगे, फाड़ कर ले जाएंगे। 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये डेटा देख लीजिए बहुत ही अच्छे से। Y में 100 का गैप लेना है, और C में क्या करना है, पहले 40 लिख देना है, और फिर 80-80 का गैप लेना है बेटा, 80-80 का। तो यहाँ 120 आ जाएगा, यहाँ 200 आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ 280 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 300 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर 300 आ जाएगा। 360 आएगा, कहाँ पर आएगा भाई, 300 की जगह, हाँ 360 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका 440 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ पे 360 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 440 आ जाएगा। ये डेटा आप बेटा आप घोल कर पी जाइए। मैंने क्या करा है, मैंने Y में 100 का गैप लिखा है, Y में 100 का गैप लिखा है, और C में 80 का गैप लिखा है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे बहुत ज़रूरी बातें बेटा। जब y इज इक्वल टू 0 है तो c इज इक्वल टू 40 है। y इस चैप्टर में I है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, 0 कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी 40 का उपभोग कर रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, इसको स्वायत्त उपभोग कहते हैं इस चैप्टर में। स्वायत्त उपभोग, इसको C बार से इंडिकेट करते हैं। इनकम 0 होने पर कंजम्पशन का जो लेवल होता है, इनकम 0 होने पर कंजम्पशन का जो लेवल होता है उपभोग का, उसको बेटा C बार कहते हैं स्वायत्त उपभोग। ओके जी, ठीक है। मैं, और ऐसा कैसे हो पा रहा है बेटा, बेटा अगर जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा। गली में मोहल्ले में कोई पागल भी जो होता है ना, पागल चरसी जो होते हैं, वो तो नहीं कमाते कुछ, कूड़े वाले जो भी कह लो, वो तो नहीं कमाते कुछ, लेकिन क्या खाते नहीं है, वो मांग के कहीं से भी खाना तो पड़ेगा। भले ही आय आपकी अनुमति दे रही है या नहीं, जीवित रहने के लिए मनुष्य को उपभोग करना ही पड़ता है। इसको स्वायत्त उपभोग कहते हैं। अच्छा जी, 100 रुपये कमा रहा हूँ, 120 रुपये उड़ा रहा हूँ, ले भाई जिंदगी के मजे। मतलब C जो है वो ग्रेटर देन Y है, C ग्रेटर देन Y। अच्छा जी, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, C जो है वो इक्वल टू Y, 200 कमा रहा हूँ, 200 उड़ा रहा हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ C लेस देन Y। बेटा ये तीन बातें हॉट्स हैं, हॉट्स, आपको घोल कर पी जानी है बेटा। उपभोग आय से ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 100 रुपये कमा रहा हूँ, 120 उड़ा रहा हूँ,
कैसे आ रहा है? 20 रुपये कहाँ से आ रहे हैं भाई? अभी जब कमाई सो रहा हूँ तो 120 कैसे, 20 रुपये कहाँ से उड़ा रहा हूँ? मैंने कुछ बचत भी तो कर रखी होगी ना, बैंक में कुछ गड्डियाँ रख रखी होंगी, किसी से उधार ले सकता हूँ, दिक्कत क्या है? अबे किसी से उधार ले लूँगा, बैंक में कुछ पैसे जमा होंगे, कुछ सेविंग होंगी हमारी, कहीं से भी ले लूँगा, जरूरी थोड़ी है। लोग 10,000 की सैलरी पे 1 लाख का आईफोन चलाते हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है? कैसे पॉसिबल है? किडनी बेच देंगे अपनी? तो भाई साहब उपभोग आय से ज़्यादा हो सकता है, घोल कर पी जाइए बात। अच्छा, जितना कमा रहा हूँ उतना ही उड़ा रहा हूँ, C इज इक्वल टू वाई है बेटा। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को समविच्छेद बिंदु कहते हैं, समविच्छेद या समता बिंदु, ये भी आप कह सकते हो। इंग्लिश में ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने बोला हमारी जो आय होती है ना, उसका या तो भाई उपभोग हो जाता है या भाई वो बचत हो जाती है। तो आय को इस चैप्टर में y कहते हैं, उपभोग को c कहते हैं, बचत को s कहते हैं। तो y इज इक्वल टू c प्लस एस होता है। तो बेटा y इज इक्वल टू c प्लस एस होता है। अगर वो आपसे बोले समविच्छेद बिंदु क्या होता है, तो आपको बोलना है जब y इज इक्वल टू c होता है, जितना कमा रहा हूँ उतना उड़ा रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हो जिस पॉइंट पर बचत 0 होती है, अबे y बराबर है c के, तो बचत कितनी है? बचत 0 है ना, तभी तो y और c बराबर हैं, क्योंकि आय का या तो उपभोग होता है या बचत होती है। तो समविच्छेद बिंदु वो होता है जहाँ बचत 0 होती है, ये भी कह सकते हो, या y और c बराबर होते हैं, ये भी कह सकते हो। ओके जी, C कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात गोल कर पी जाइएगा अपने मस्तिष्क में, अभी आगे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है, बहुत 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 ही ज़्यादा। और ये डेटा कैसे बना है, इधर मैंने 100 का गैप रखा है और इधर मैंने 80 का गैप रखा है। स्वायत्त उपभोग क्या होता है, समविच्छेद बिंदु क्या होता है, ये 3 पॉइंट घोल कर पी जाने हैं। और अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, y में 100 का चेंज है और c में 80 का चेंज है। बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि डेल्टा y, ठीक है, डेल्टा y का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं डेल्टा का मतलब, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। जो डेल्टा y होता है ना, वो हमेशा बेटा ग्रेटर देन रहेगा डेल्टा c से। मतलब कि आय में जो परिवर्तन होगा ना, आय में जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा, वो हमेशा ज़्यादा रहेगा उपभोग में परिवर्तन से। आपको बेटा ये ध्यान रखना, जैसे देखो मेरी इनकम 100 से बढ़ रही है, लेकिन मेरा उपभोग कितने से बढ़ रहा है, केवल 80 से। तो बेटा किन्स ने इस चीज को क्या नाम दिया है, किन्स ने इस चीज को बोला है, इसको हम कहते हैं उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो अगर इसको कहते हैं इंग्लिश में साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इट मीन्स चेंज इन इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन चेंज इन कंजम्पशन। आय का जो आय में बढ़ने की जो दर है ना, मतलब लोगों की, जो बंदों की जो इनकम है ना, वो हमेशा ज़्यादा दर से बढ़ती है, उस दर से उपभोग नहीं बढ़ता। उपभोग में बढ़ने की जो दर है ना, वो हमेशा कम रहेगी आय में बढ़ने की दर से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको किन्स ने उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नाम दिया है। ठीक है जी, ओके है। ऐसा होता क्योंकि बेटा एक देखो देखो, अच्छा ये कह रही है अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा आय बड़ा कौन है, बड़ा आय है बेटा, आय पापा है ना, और सी और एस उसके 2 बच्चे हैं। पापा हमेशा बड़े ही रहेंगे उपभोग और उससे, इस वजह से ऐसा होता है। सी हमेशा कम रहेगा वाई से। तो अगर बेटा हम इसके कर्व की बात करें, इसका चलो पहले कर्व बात, इसका जो है पहले आप देखिए बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप का मतलब क्या हुआ, बीजगणितीय रूप का मतलब ये होता है, मैं इसको मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ
ये फॉर्मूला जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वहां पर काम आता है। तो इसको कहते हैं बेटा C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये आप घोल कर पी जाएंगे जब हम अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बेटा सी बार इस चैप्टर के अंदर क्या है, स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग है भाई साहब। ओके, वाई क्या है इस चैप्टर में, आय, और ये बी क्या आ गया इस चैप्टर में, बी। मैंने पहले ही बोला है इस चैप्टर में अल्फाबेट का चक्कर है बेटा, बी फॉर बॉय नहीं है, बी फॉर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एमपीसी है, एमपीसी। अब ये क्या बोला है एमपीसी, एमपीसी को कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब ये कौन सी चिड़िया है, ये अभी आगे आएगी, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। बी स्टैंड फॉर एमपीसी, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ध्यान से सुनिए बेटा, इसका नाम है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये कहते हैं इसको। बेटा आपको ये ध्यान रखना है, ये जो है ना उपभोग फलन का ढलान होता है, ढलान का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है वो भी अभी हम बात करते हैं, क्योंकि आपको तो नहीं पता होगा स्लोप क्या होता है। अच्छा, और आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंदर एमपीसी जो है ना वो बेटा स्थिर रहता है, स्थिर फिक्स रहता है, फिक्स। ये तीन बातें आपको गोल कर पी जानी है। सीबीएसई के पहले ही क्वेश्चन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ऊपर जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, अगर आपने उसको किया है। हाँ जी, स्थिर रहता सर मतलब, हाँ इसका मतलब अभी हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये स्थिर रहता है और ये ढलान फलन वाला ये बला वाला क्या दिक्कत है। अब हम इसके वक्र की बात करते हैं। इसका वक्र अगर मैं बनाना चाहूँ, जैसे मैंने आई का बनाना सीखा अभी, तो अगर मैं सी का बनाना चाहूँ, सी का, तो सी का जो वक्र है वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ये एक्स है, ये वाई है, ये जीरो है। सी का जो कर्व है ना बेटा वो इस तरीके से बनेगा, ये हमें यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से इधर को, क्योंकि मैंने बोला भाई जैसे उपभोग कितना ले रहा हूँ मैं 40, एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हमेशा रहती है। ये जो गैप यहाँ पे जो क्रिएट हुआ ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेटा सी बार को इंडिकेट करता है, सी बार को। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर जो है बेटा यहाँ पर आता है उपभोग, और यहाँ पर जो है ये जो वाई अक्ष है यहाँ पर जो आता है, यहाँ आता है आय। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए, ये एक तो स्लोप क्या होता है और ये क्या कहते हैं, ये स्लोप क्या होता है और ये एमपीसी स्थिर वगैरह ये क्या होता है। चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है, एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है ना ये होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ये अभी आगे आएगा एमपीसी। ठीक है, लेकिन ये चार बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। तो ये क्या है देखिए, मान लीजिए बेटा मैं इस पॉइंट पर हूँ, मैं इस पॉइंट पर हूँ, मान लीजिए मैं उपभोग कर रहा हूँ, मान लो 120 का, और मेरी जो आय है मान लीजिए 100 है। ठीक है, अब जो है क्या हुआ, मेरी आय बढ़ गई, मेरी आय हो गई बेटा 200, तो आय बढ़ने से मैंने उपभोग भी बढ़ा दिया, उपभोग भी मेरा कितना हो गया 200। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये इतना उपभोग जो है ये बढ़ गया बेटा, उपभोग में कितना चेंज हुआ उसको मैं डेल्टा सी बोलूंगा। डेल्टा का मतलब क्या होता है इस चैप्टर में, चेंज, परिवर्तन, कितना हुआ 80 का। एंड ये वाला जो गैप है हॉरिजॉन्टल, ये वाला, ये किसका है, ये उपभोग है, उपभोग। और ये कैसे हो पाया, जो मेरे ये क्या है बेटा, ये वर्टिकल वाली लाइन ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है बेटा डेल्टा वाई को। ये क्या है 100, मेरी आय में कितना चेंज हुआ 100 से 200, ये डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब जो है हाँ इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, ये यहाँ पे आएगा बेटा, एक मिनट रुक जाइए, ये यहाँ पर आएगी। हाँ बोलो आप पायल, यही कह रहे हो क्या, आय और उपभोग का, आय और उपभोग का ही कह रहे थे क्या पायल? सर
था, हाँ। लेकिन मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं। चलो देखो, यहाँ आय आएगी, यहाँ उपभोग आएगा। ठीक है, मान लीजिए पहले 100 थी, अब 200 हो गई, पे हो गया आपका डेल्टा वाई इज इक्वल टू 100 एंड इट विल बी डेल्टा सी इज इक्वल टू 80। यहाँ पे ले लेते हैं, ये 40 था एंड 80 हमने जोड़ा था, 120 एंड 200। देखिए बेटा, तो यहाँ पे कितना चेंज आया 80 का, और यहाँ पर कितना चेंज आया 100 का। तो बेटा ये जो होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा सी और डेल्टा वाई, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी मैंने बोला बेटा आपको कि ये क्या होता है, ये एमपीसी का फॉर्मूला होता है। इसी आवाज़ क्या हो रही है? चिपक रही है चिपक रही है? किसके साथ चिपक रही? क्या चिपक रही? कट रही है, चिपक रही है? हाँ, तो नेट का इशू सही तो आ रही है यार। देखो, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ये ढलान है। ढलान का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये जो कर्व है ना, ये कितना ढालू बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, इसको कहते हैं स्लोप, कहते हैं कितना वक्र कितना उठा हुआ बनेगा, कैसा फ्लैटर बनेगा, स्टीपर बनेगा, इट्स कॉल्ड स्लोप। और वो स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब ये होता है कि मैं किसी भी लेवल पे निकालूं, यहाँ किसी भी लेवल पे निकालूं। जैसे अभी मेरा कितना आ रहा है भाई, ये मेरा आ रहा है अभी बेटा 80/100, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये 0.8 आएगा। तो मैं किसी भी लेवल पे निकालूंगा ना, किसी भी लेवल पे आगे, ये सब में 0.8 ही रहेगा। क्योंकि अगर ये बदल गया, तो अगर ये बदल गया तो फिर तो बेटा ये ऐसे बन जाएगा। अगर मान लो चेंज हो गया, तो फिर तो ये कहीं ऐसे बनेगा फिर तो ये। क्योंकि अगर कभी कभी मान लो बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो ये तो फिर कर्व ऐसे बन जाएगा। तो ये ऐसे नहीं बनेगा बेटा, हमेशा स्थिर रहेगा, स्थिर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ये स्थिर नहीं है। यहाँ पे इस वाले कर्व में क्या हुआ, इस वाले कर्व में क्या हो गया, इस वाले कर्व में बेटा एमपीसी चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। हमने बेटा ये रामायण कथा क्यों पढ़ रहे थे? ये रामायण कथा हम इसलिए पढ़ रहे थे कि AD इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। AD इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, हमने बेटा पहले आई को अच्छे से पढ़ा, फिर हमने सी को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। हमने जो है बेटा, हमने आई का कर्व पढ़ा कि जी ऐसे बनता है आई का कर्व। हमने सी का कर्व पढ़ा कि जी सी का तो ऐसे बनता है। अब मुझे क्या करना है, इनको मुझे इनको जोड़ देना है। इसका योग होता है ना कौन, AD। बेटा ना तो आपको सी का कर्व याद रखना, ना आई का कर्व याद रखना, हमें सिर्फ एक कर्व बनाना है AD का। तो अगर मैं AD का कर्व बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा AD का? देखिए, ये हो गया बेटा आई, ये हो गया आपका सी, और इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो बेटा ये AD का जो कर्व है ये इस तरीके से बनेगा। AD इज ए समीशन ऑफ C प्लस आई। ये गैप इतना क्यों आ गया बीच में? क्योंकि बेटा ये इन दोनों का सम है, तो AD हमेशा इनसे ऊपर ही तो बनेगा। तो अगर मैं इंडिविजुअली, ऊपर मैंने जितने भी कर्व बनाए हैं वो आपको कुछ याद नहीं रखने, बस आपको ये ध्यान रखना है कि AD जो है ना, AD ऐसे बनता है। ये कर्व आप घोल कर पी जाइए, AD ऐसे बनेगा, y x 0, और ये भी यहीं से शुरू होता है इधर से, ये ऐसे बनेगा। AD ही मुझे याद रखना है, बस ये बात आप घोल कर पी जाइए। ये है AD का कर्व। बताइए तुलसी जी। हाँ जी बोलो। सर, जो आपने ये कहा कि मतलब AD का ये वक्र याद करना है, तो जो आपने पीछे MPC और उसका बताया है, वो कुछ नहीं, वो सर आपको नॉलेज के लिए बताए गए हैं, वो कुछ भी एग्जाम में नहीं आने हैं। ये सब रामायण कथा पूछे नहीं जाएंगे नहीं, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा से, ये सब आपको नॉलेज के लिए बताया गया है कि ये सब क्या हैं। ये सब आपको डीप जो क्वेश्चन आते हैं, असर्शन, रीजनिंग, कथन वाले, ये सब वहाँ यूज़ होंगी ये चीज़ें। ये सब एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस एक बार को स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश आ गया तो आपको स्वायत्त का डायग्राम पता होना चाहिए। ये उपभोग का मनोवेग कुछ किस कौन से वाले में ये AD वाला बेटा,
अरे अब आगे तो पूरे चैप्टर में एडी चलेगा ना, तो एडी का कर्व आपको पता होना चाहिए। तो पहले वैसे तो पता है, लेकिन जब बोलेगा कि एडी का कर्व बनाओ। अरे मेरी माँ, आगे हम जो भी पढ़ेंगे वहाँ एडी ही यूज़ होगा, तो जब तक मुझे एडी ही नहीं पता होगा कैसे बनेगा तो वो नहीं बोलेगा एडी का कर्व बना, लेकिन आगे सारी चीज़ें एडी से ही चलेंगी। बोलिए मोहित। सर वो बता दो सर, एमपीसी स्थिर कैसे है, मतलब वैल्यू स्थिर है उसकी या फिर अभी भाई मैंने ये बोला कि मैं इस ये जो मेरी लाइन ये जो बनी है ना, ये वाली ये लाइन हमेशा ऐसे रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, आगे तक ये ऐसे स्ट्रेट रहेगी। तो मैं किसी भी लेवल पे जब एमपीसी निकालूंगा ना, तो ये हर लेवल पे 0.8 ही आएगा। क्यों आएगा 0.8? तालिका देखिए, वो तालिका के अंदर इनकम में कितना चेंज आ रहा है हर लेवल पे, डेल्टा 100 का चेंज आ रहा है, और यहाँ कितना चेंज आ रहा है, 80 का चेंज आ रहा है। डेल्टा सी हमेशा 80 है और डेल्टा वाई हमेशा 100 है। डेल्टा वाई जो है हर लेवल पर 100 है और डेल्टा सी हर लेवल पर 80 है, चेंज नहीं होगा, इसलिए ये 0.8 हर लेवल पर आएगा। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि ये अजम्पशन है, किसकी? किन्स की, कि एमपीसी स्थिर रहेगा। अगर स्थिर नहीं रहेगा तो फिर तो ऐसे चेंज हो जाएगा, ये बदल जाएगा, इस वजह से यहाँ पे स्थिर माना गया है एमपीसी को। अजम्पशन इसको उस चीज को कहते हैं अजम्पशन, कि जब कोई भी अर्थशास्त्री कोई भी अपना जो नियम कोई भी सिद्धांत अगर बनाता है ना, तो वो चीज़ें कब अप्लाई होंगी, उसको अप्लाई होने से पहले कुछ कुछ चीज़ें वो अपनी तरफ से मान लेता है कि भाई मैं ना ये चीज़ें मान रहा हूँ, अगर ये चीज़ होगी ना तो ही मेरा रूल काम करेगा, अदरवाइज मेरा रूल काम नहीं करेगा। जैसे आप पढ़ते हो, अगर मैं बोलूँ मांग का नियम क्या है, तो आप बोलोगे कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, यही बोलोगे। लेकिन आप एक लाइन भूल जाओगे जो हमने पढ़ी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर। वो लाइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर वो लाइन नहीं बोलोगे तो मांग का नियम खत्म है। अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर, ये लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ी थी। चलिए जी देखिए, अभी हमने सिर्फ इसकी फर्स्ट एक वर्ड पढ़ा है हमने, एडी, जो इस चैप्टर का एक पिलर है, एडी। अब हम इसके चैप्टर के दूसरे पिलर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एएस, इट्स कॉल्ड समग्र पूर्ति। मुझे इसके बारे में डीप से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। समग्र पूर्ति क्या होती है? देखिए बेटा, जैसे हमने एडी पढ़ा है ऐसे हमें एएस नहीं पढ़ना। बेटा एक साल के अंदर अंदर जितने भी जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक जो माल बनाते हैं वही तो पूर्ति करेंगे, तो एक साल के अंदर अंदर उत्पादक जो है ना, कितना उत्पादन करने के उसको कहते हैं समग्र पूर्ति। इच्छुक, इट मीन्स प्लान, प्लान की बात चल रही है बेटा, प्लान। कोई भी वर्ड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एडी हो, एएस हो, एस हो, आई हो, सब प्लान है। बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एएस होता है ना, एएस समग्र पूर्ति, ये बेटा बराबर होती है वाई के। वाई क्या है बेटा इस चैप्टर में? आय। आय कौन सी? राष्ट्रीय आय की बात चल रही है, राष्ट्रीय आय की, देश की आय की बात कर रहे हो आप, तो देश की आय जो हम जहाँ आय बोल रहे हैं ना, वो राष्ट्रीय आय है। तो बेटा समग्र पूर्ति जो है ना, समग्र पूर्ति वो किसके बराबर होती है? वो राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, राष्ट्रीय आय के। और क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बेटा आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह, वहां पे हमने क्या पढ़ा कि भाई उत्पादन, आय और व्यय सब बराबर होते हैं भाई। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर 2 ही सेक्टर तो पढ़ रहा हूं मैं, C + I। एक उपभोक्ता क्षेत्र है और एक उत्पादक क्षेत्र है, तीनों बराबर होते हैं। मैं किसी से भी आंसर निकालूं राष्ट्रीय आय का, सब बराबर आते हैं। अगर यहाँ से 100 आ रहा है आंसर, तो यहाँ से भी 100 आएगा, यहाँ से भी 100 आएगा। उत्पादन क्या है? उत्पादन ही तो समग्र पूर्ति है।
आय क्या है? यही तो राष्ट्रीय आय है। और व्यय क्या है? यही तो समग्र मांग है। ये उत्पादन, आय और व्यय ये सब क्या है? समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, यही है और कोई नहीं है। हमें अब पढ़ना है एएस को डीप से। ये एएस क्या होता है? हमने बोला अभी तक एएस इज इक्वल टू वाई होता है। और क्यों होता है इसका रीज़न है वो। हाँ जी, अच्छा। अबे देखो अब तुम वायरल हो जाओगे। अब तुम रिकॉर्ड में आ गए बेटा, अब जा तो रिकॉर्ड में आ गए। अब देखिए, तो भाई साहब क्या कहते हैं, पहला जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो थी एडी। इसको समझने के लिए कि किन्स के अनुसार कैसे निर्धारण होता है, किन्स के अनुसार कैसे निर्धारण होता है, पहला वर्ड है एडी जो आपको समझना है। और दूसरा जो वर्ड है इस चैप्टर के अंदर वो है भाई एएस। ये दूसरा वर्ड है। एएस क्या है? समग्र पूर्ति। और मैंने बोला ये राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। और क्यों होती है? उसका रीज़न आय का चक्रीय प्रवाह है। और भाई अभी हमने पढ़ा कि जी y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। हमारी जो आय होती है वो या तो वो हो जाती है या वो सेव हो जाती है। तो अगर भाई y इज इक्वल एस इज इक्वल टू वाई होता है और y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है तो इट मीन्स एस इज इक्वल टू सी प्लस एस होगा। ये भी तो मैं कह सकता हूँ कि समग्र पूर्ति सी और एस के बराबर होती है, क्योंकि ए एस के बराबर, ये इसके बराबर। अबे तो ये दोनों भी तो बराबर ही होंगे, क्योंकि क्या कहते हैं, ए एस और वाई, हाँ सीधा संबंध है। अच्छा जी, सी तो ये वही वाला है अपने वाला, मतलब वो वाला नहीं, उपभोग वाला, ठीक है, ये तो वही वाला है। और एस क्या है यहाँ पे? एस है यहाँ पे बचत, सेविंग। ये क्या दिक्कत है? ये देखिए भाई, ये दिक्कत है। जैसे हमने अभी उपभोग पढ़ा था, तो कुछ नहीं करना, अगर आपको उपभोग समझ में आ गया बचत भी आपको समझ में आ जाएगा। ये है भाई एस इज इक्वल टू एफ वाई। इसका मतलब ये है एस यहाँ पर बचत है, एफ यहाँ पर फलन है, वाई यहाँ पर आय है। मतलब जैसे जैसे आय में चेंज, हाँ जी, जैसे जैसे आय में चेंज होगा वैसे वैसे बचत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये उस चीज़ को बताता है। वो तालिका आपको ध्यान रखनी है जी, 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये आगे तक चलेगी बेटा, लास्ट तक। तो प्लीज़ इसको ध्यान से रखिएगा। C इज इक्वल टू हमने क्या करा था? C हमने करा था भाई, यहाँ पे 40 लिख दिया था, 120, 200, 280, 360 एंड इट विल बी 440। तो अगर ये y और c है, मुझे s निकालना है, तो y का फॉर्मूला c प्लस एस होता है। अगर मुझे s निकालना है तो y में से c घटा देती हूँ, आ जाएगा आंसर, तो घटा देती हूँ, y में से c, y माइनस c कर देते हैं। ये आ गया माइनस का 40, ये आ गया माइनस का 20, ये आ गया 0, ये आ गया 20, ये आ गया 40, ये आ गया 60। मतलब कि भाई ये जो s है ना, s ये भाई ऋणात्मक हो सकता है, ये ऋणात्मक हो सकता है, ये बेटा ये 0 भी हो सकता है और ये धनात्मक भी होता है। देखिए इसके बारे में ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। और इनकम बढ़ने पे बचत बढ़ती है, इनकम घटने पे बचत घटती है। चौथी बात, सीधा रिश्ता है इसके साथ भी। लेकिन जो हमने उपभोग पढ़ा था, उपभोग, वहाँ हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? हमने ये पढ़ा था, देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। C ग्रेटर देन वाई हो सकता है, बराबर हो सकता है बेटा, C डज नॉट इक्वल टू 0। ये हॉट्स है, हॉट्स। C कभी भी 0 नहीं होगा, C कभी ऋणात्मक नहीं होगा। अबे 0 ही नहीं होगा तो ऋणात्मक कहाँ से हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन S भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो अगर मैं इसके कर्व की बात करूं तो इसका कर्व कैसे बनेगा भाई? देखिए इसका कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। अभी मैंने C पढ़ा था, C ऐसे बनता है, ये x है, ये y है और ये 0 है, ठीक है।
तो ये वाला जो गैप होता है ये वाला, ये होता है बेटा सी बार, ठीक है। तो भाई अगर मैं एस का कर्व बनाना चाहूँ एस का, तो एस का जो कर्व है वो ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है बेटा। आपको ये ध्यान रखना है जो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला इसको कहते हैं माइनस का एस बार। इसको क्या कहते हैं? माइनस का एस बार। देखिए मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, 40 रुपये उड़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, मैंने बोला भाई ये तो स्वायत्त उपभोग है। और ये जो माइनस का 40 है ना, ये वाला जो इनकम के 0 पर है, वो बेटा माइनस का एस बार है। मैं 40 का उपभोग कैसे कर पा रहा हूँ? कहाँ से आ रहे हैं 40 रुपये? वो मेरी बचत से आ रहे हैं। बचत जो मैंने करी थी उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ बेटा। नीचे वाला 20 नहीं कह रहा मैं, ऊपर वाला कह रहा हूँ। माइनस का एस बार क्या होता है? इनकम के 0 होने पर बचत का जो स्तर होता है वो होता है माइनस का एस बार। नीचे वाला नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। तो बेटा ये जो गैप है ना, ये प्लस का 40 है, ये प्लस का 40 है, और ये वाला जो नीचे वाला है ये माइनस का 40 है। तो मैं आप ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि सी बार और माइनस का एस बार ये दोनों ना बराबर होते हैं। ये बेटा हॉट से चैप्टर का ध्यान रखना है। कब? जब इनकम 0 होती है। इनकम के 0 होने पे अबे मैं 40 का उपभोग कर पा रहा हूँ कैसे? मैं 40 का उपभोग कर पा रहा हूँ कैसे? क्योंकि जो मेरी ऋणात्मक बचत है वो 40 है। तो ये कितना जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस का 40। बेटा ये वाला पार्ट माइनस का एस बार है, ये वाला पार्ट माइनस का एस बार है। और जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला इस पूरे को क्या कहते हैं? इस पूरे को कहते हैं ऋणात्मक बचत। इस पूरे को क्या कहते हैं? इस पूरे को कहते हैं ऋणात्मक बचत, ठीक है, जिसमें ये दोनों आएंगे। ये माइनस का, इन दोनों की अगर मैं बात करूं, माइनस का 40 और माइनस का 20, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा ऋणात्मक बचत। ये जो भी माइनस की बचत होती है वो ऋणात्मक, लेकिन इनकम 0 होने पे बचत का जो स्तर होता है इट्स कॉल्ड माइनस का एस बार। ओके जी। नीचे बेटा माइनस का वाई होता है, ऊपर पॉजिटिव का वाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो वाई होता है ना, इसको कहते हैं धनात्मक वाई खंड या अक्ष भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। और वो जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं ऋणात्मक वाई खंड या अक्ष भी कह सकते हो आप इसको, अक्ष। इस पे ना क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैंने ये लिखवा दिया है। और बच्चों को पता नहीं होता ये धनात्मक वाई खंड, एस खंड, ये सब क्या होता है। ग्राफ तो मैंने नॉर्मली बनाया है कि वो सी वाला बना दिया बस मैंने। ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी। तो भाई यहाँ पे बेटा ऋणात्मक हो रहा है, यहाँ ऋणात्मक हो रहा है। इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पे यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 है, और इस पॉइंट पे ये वाला भाई धनात्मक है, धनात्मक, ठीक है जी। तो बेटा ये हो गया। हाँ जी, एक बार थोड़ा ऊपर से बाद में लेफ्ट हो गई थी। हाँ, एक मिनट रुकिए बस। तो ये जो s यहाँ बचत 0 है, तो इसी पॉइंट को आप क्या कह सकते हो? यही ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अगर हम इसके बीजगणितीय रूप की बात करें, बीजगणितीय रूप की अगर हम इसकी बात करें, जैसे बेटा c का होता है ऐसे s का भी होता है। क्या? माइनस का s बार प्लस एमपीएस वाई, ये इसका बीजगणितीय रूप है। ये फॉर्मूला है, जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब ये बेटा ये एमपीएस है, एमपीएस, वहाँ एमपीसी था और वो बी से डिनोट करते हैं बेटा। सिर्फ एमपीसी को बी से डिनोट करते हैं, एमपीएस को नहीं। एमपीएस ही है इस चैप्टर में। इसको कहते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। ये सीमांत बचत प्रवृत्ति है, ठीक है। और क्या कहते हैं? ये सीमांत बचत प्रवृत्ति है। और ये जो है ना, ये बचत फलन का ढलान है। बचत फलन का ढलान का मतलब बचत फलन कैसा बनेगा उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, कितना फ्लैटर बनेगा और कितना
स्टीपर बनेगा। ये क्या है भाई, इनकम के जीरो होने पे माइनस का एस बार जो है ये वो है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे उसको स्वायत्त उपभोग कहते हैं ना, इसको मैं स्वायत्त बचत नहीं कह सकता, स्वायत्त बचत नाम का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नहीं बेटा कल होगा कल। एंड वाई क्या इस चैप्टर में, आय है, और एस क्या इस चैप्टर में, एस इस चैप्टर में बचत है। तो मैंने ये रामायण कथा क्यों पढ़ी है, मैंने ये रामायण कथा इसलिए पढ़ी है क्योंकि ए एस इज इक्वल टू मैंने बोला सी प्लस एस होता है, या वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो मैंने एस पढ़ लिया और सी तो मैं पहले ही पढ़ के आ गया। अब आपको जो वक्र पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा ए एस का, एक तो ए डी और एक ए एस। ए की अगर मैं कर्व की बात करूं तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ये कर्व ऐसे बनता है 45 डिग्री के कोण पर ये बनता है, यही वाई है, यही ए एस है, ठीक है जी। इस हाँ जी सर अभी इसका बता दो बस कि ये ऐसा होता क्यों है। ये ऐसा क्यों होता है, अरे यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है भाई आय लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है उपभोग लिख लीजिए, और यहाँ पर आप जो है बचत लिख लीजिए, ठीक है। ये 45 डिग्री के कोण पे इसलिए बनता है, इसका कोई ऐसा लॉजिक कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। इसका रीज़न सिर्फ इतना है, देखो y 45 डिग्री का जो कोण होता है ना, वो x अक्ष से और y अक्ष से दोनों से क्या होता है, दोनों से बराबर की दूरी पर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मेरी आय जो है वो 100 है और मैं उपभोग कर रहा हूँ मान लीजिए 120 का। सर हाँ जी, गिटार बज रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। गिटार कहाँ बज रहा है, मैं कहा गिटार थोड़ी बजा रहा। सर बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर आवाज आ रही है। बेटा मेरे तो यहाँ तो सुनसान पड़ा है, आज तो कुत्ता भी नहीं भौंक रहा है यहाँ पे, आज तो यहाँ कुत्ता भी नहीं भौंक रहा ना, गाड़ी गुजर रही है तो सुनसान बैठा हूँ अकेला सिंगल। आ गिटार कहाँ से आ गया बताओ यार, देखिए देखो तो हाँ जी, तुम्हारे वीडियो भेज दीजिएगा आप। हाँ एयरफोन से आवाज़ें आ रही होंगी, एयरफोन में कोई दिक्कत हो गई होगी, देखिए। सर ये वीडियो भेज दीजिएगा। हाँ जी बेटा वीडियो आएगी। तो ये इनकम कितनी हो गई, मान लो मेरी 200 हो गई इनकम मेरी क्या हो गई, इनकम मेरी 200 हो गई तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ आ गया 200। इसका कोई बेटा, सॉरी ये तो हमने सी का बना दिया यार, इसका बेटा ऐसा कोई लॉजिक वो नहीं है कि ये 45 डिग्री के कोण पर क्यों बनी है। इसके सिर्फ दो रीज़न ये हैं कि एक तो इससे हम इक्विलिब्रियम जो है ना, संतुलन, एक तो हम इससे संतुलन जो है ना आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों से क्या है, इन दोनों से जो है ना बराबर की दूरी पर होता है, और ऐसा कोई इसका सर हाँ जी सर का ये पेपर नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आता हो तो मैं पहले ही बता देता। तो भाई ये जो वक्र है ना, ये बेटा आपको घोल कर पी जाना है, ये ए एस एस को भेजे में फिट कर लीजिए सेट, ये ए एस है और ये बेटा ए डी है, ये ए डी है, ए डी यहाँ से शुरू हो रहा है देख लीजिए, और ए एस यहाँ से शुरू हो रहा है, ये दोनों कर्व अब आगे तक चलेंगे, एक ए डी एक ए एस और एक बेटा ये तालिका, ये वाली, ये आप घोल कर पी जाइए। ओके जी पी गए। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा ऊपर वाला समझा दो। बेटा अब वीडियो देखना, बहुत वो हो जाएगा, ऐसे तो कोई हो ही नहीं पाएगा। देखिए अब जो है, अभी जो वो आ रहा था, ये जो एमपीसी एमपीएस आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये जो भोग है ना, भोग, इसको हमें ज़रा डिटेल में पढ़ना है। ये जो भोग है ये बेटा दो तरीके का कह सकते हो, इसकी दो टर्म होती है, एक होता है एपीसी, एक होता है एमपीसी। अब ये किस बला का नाम है भाई, ये है औसत, इसको हम कहते हैं औसत उपभोग, औसत उपभोग प्रवृत्ति। और ये क्या है, ये है भाई सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है भाई।
इसका सूत्र होता है C अपॉन में Y, इसका होता है डेल्टा C डेल्टा Y। अच्छा जी, अब ये क्या दिक्कत है जी? तो यहाँ पर जो है, एक मिनट रुकिए ज़रा, एक मिनट रुकिए बस। देखिए अब ये क्या बोला है भाई, APC MPC, ये क्या दिक्कत है? APC की अगर मैं बात करूं, देखो बेटा डेल्टा का मतलब होता है यहाँ पे चेंज, परिवर्तन। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये समझिए। ये बताता है आय का कितना भाग, आय का कितना भाग उपभोग हो रहा है। अरे यार एक मिनट रुको, हाँ जी देखिए, आय का जो कितना भाग है वो उपभोग हो रहा है, ये बताता है APC। मतलब अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं, मैं उसमें से कह रहा हूँ 500 उपभोग कर रहा हूँ, 500 बचत कर रहा हूँ, 500 उपभोग कर रहा हूँ और 500 बचत कर रहा हूँ। इट मीन्स अगर मैं APC निकालूं तो 500 अपॉन में 100, 500 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू 0.5। ये बताता है। ये क्या बताता है MPC? ये बताता है बेटा, ये बताता है कि बढ़ी हुई आय का, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। बढ़ी हुई आय का कितना भाग उपभोग हो रहा है, उपभोग हो रहा है, ये बताता है। मतलब कि मेरी इनकम 1000 थी, मान लीजिए मेरी इनकम 2000 हो गई, मैं उपभोग कर रहा हूँ 1000 और बचत भी कर रहा हूँ 1000। पहले कितना उपभोग कर रहा था? 500। पहले 500 उपभोग कर रहा था, 500 बचत कर रहा था। अब कितना कर रहा हूँ? 1000 उपभोग कर रहा हूँ, 1000 ये। तो बेटा चेंज कितना हुआ? चेंज पहले 500 का उपभोग करता था, अब 1000 का कर रहा हूँ। तो भाई 500 में मेरे उपभोग में वृद्धि हो गई 500 की। इनकम मेरी कितनी बढ़ी? पहले मेरी इनकम 1000 थी, अब 2000 हो गई, इनकम भी मेरी 1000 से बढ़ गई। तो 1000 रुपये की इनकम बढ़ने से मैं अपना 500 रुपये से उपभोग बढ़ा रहा हूँ। इट्स कॉल्ड MPC। बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि MPC की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच में नहीं, 0 से 1 होती है, ठीक है। बीच में 0 भी हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो बीच ही लिख दो, बीच ही लिख दो, ठीक है। MPC बेटा 0 भी हो सकता है, MPC बेटा 1 भी हो सकता है, और 0 से 1 के बीच में रहेगी। 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। 0 पॉइंट, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं हो सकती, सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। ये बात घोल कर पी जाइएगा। और वहीं अगर मैं APC की बात करूं, APC की, तो APC की जो वैल्यू होती है वो भाई कहाँ से कहाँ तक होती है? वो जो है 0.1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। मतलब कुछ भी, मतलब कि हमने एक नंबर लाइन पढ़ी थी ऐसे, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, यहाँ बेटा 1 -2 ऐसा होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ ये आ गया 0.1, यहाँ से इधर धना, इसको कहते हैं अनगिनत, यहाँ आ जाती है इसकी वैल्यू यहाँ। मतलब 0 से बड़ी होगी ना हमेशा। हम हाँ 0.1 बोला ना मैंने, मतलब हमें, क्योंकि हमने ऊपर क्या बोला था बेटा, उपभोग कभी भी 0 नहीं हो सकता, उपभोग कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए APC जो है डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होगा। APC इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भाई ये उपभोग होता है, ऐसे ही बचत को भी हम दो इसमें पढ़ना है डीप से। ये बचत के भी 2 बच्चे हैं, कौन कौन? एक है APS, एक है MPS। APS का फॉर्मूला होता है S अपॉन में Y, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा S और डेल्टा Y। बेटा जो ऊपर पढ़ के आए हैं वो यहाँ पर है। ये बताता है आय का कितना भाग लोग बचत कर रहे हैं। जैसे वो 1000 रुपये थी उसकी इनकम, 500 उड़ा रही थी, 500 सेव कर रही थी, तो APS कितना आएगा?
500 अपॉन में 1000, तो ये आएगा 0.5। और ये क्या बताता है? ये बताता है बढ़ी हुई आय का कितना भाग बचत हो रहा है, ये बताता है। जैसे इनकम हो गई 2000, 1000 उपभोग कर रहा है, 1000 सेव कर रही है, तो MPS क्या निकलेगा बेटा? MPS बचत में कितना चेंज हुआ? पहले 500 की बचत करती थी, अब 1000 की कर रही है, तो 500 का बचत में चेंज हुआ। इनकम में कितना चेंज हुआ? पहले इनकम 1000 थी, अब 2000 है, इनकम में 1000 का चेंज हुआ, तो कितना आ रहा है बेटा? 0.5। बेटा आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये चारों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज़। MPC और MPS दोनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, 0 से 1 के बीच में। और अगर मैं APS की बात करूं तो APS की जो वैल्यू है ना, वो माइनस की इन्फिनिटी से 0.1 यहाँ लाए करती है, यहाँ, क्योंकि हमने पढ़ा बचत ऋणात्मक हो सकती है। इसकी अगर हम नंबर लाइन देखें तो ये इधर माइनस का इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू ये हो गया, यहाँ हो गया 0.1, इसकी इधर लाए करती है, इधर ये माइनस भी हो सकता है क्योंकि बचत ऋणात्मक हो सकती है। ये चारों वर्ड जो मैंने बताए हैं। सर हाँ जी, सर ये 0.1 नहीं 0.9 होगा, आपने हाँ, ठीक है 1 नहीं हो सकता। हाँ जी, सही है 0.9, ठीक है। APS इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होगा बेटा। अभी जो हमने ये 4 वर्ड पढ़े हैं बेटा, ये इस चैप्टर की पिलर है। जितना टाइम हमें इसको पढ़ने में लगा है, अगर आपको बेटा ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, सिर्फ 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। देखिए हमने ये रामायण कथा AD, AS, SI, C, ये फलाना और क्या कहते हैं, MPC, MPS, APC, APS, ये सब रामायण कथा किसके लिए पढ़ी? मैंने बोला इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी पड़ेगी। और क्यों? क्योंकि मैं किन्स का सिद्धांत पढ़ रहा हूँ, मुझे ये समझना है किन्स ने क्या बताया है कि मेरे अकॉर्डिंगली कैसे होगा निर्धारण। तो मैंने कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें सब पढ़ ली। ये पहला चैप्टर था आपका समग्र मांग और उसके घटक। अब मेरे को ये सब समझ आ गया। अब मुझे ये पढ़ना है संतुलन कैसे आएगा किन्स के अनुसार। तो मुद्दे का क्या नाम है? मुद्दे का नाम है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। सिर्फ 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये 2 घंटे की रामायण कथा कुछ समझ में आई है तो देखिए जी, किन्स ने बोला भाई आपने सब कॉन्सेप्ट को समझ लिया, मेरी बात सुन। अर्थव्यवस्था के अंदर ना आय का, रोजगार का या जो उत्पादन का जो निर्धारण है ना, वो 2 तरीके से हो सकता है। 2 तरीके से कैसे हो सकता है? उसने बोला निकालने के ना भाई 2 मेथड होते हैं। 2 तरीके से आप उत्पादन निकाल सकते हो। कैसे? जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर हो जाएंगे ना, वहीं पे क्या हो जाएगा? वहीं पे संतुलन स्थापित हो जाएगा अर्थव्यवस्था के अंदर। ओके ठीक है। हमने बेटा क्या पढ़ा? देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं AD इज इक्वल टू AS। पहली विधि तो ये है बेटा, ठीक है, ये पहली विधि है। हमने अभी ये पढ़ा कि AD बराबर होता है C प्लस I के। AS हमने पढ़ा C प्लस S के बराबर होता है। C से C काट देते हैं तो बचा क्या? बचा I इज इक्वल टू S। एक विधि ये होती है। किन्स कह रहा है भाई संतुलन निकालने के लिए ना 2 विधि होती है। इसको कहते हैं बेटा समग्र मांग। ध्यान से सुन लेंगे प्लीज। इसको कहते हैं समग्र मांग और समग्र पूर्ति का दृष्टिकोण। समग्र मांग और समग्र पूर्ति का दृष्टिकोण, ठीक है। और आपको बेटा ये ध्यान रखना है, इसी अप्रोच को प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं। प्रभावी मांग का सिद्धांत। अगर वो आपसे ये पूछ रहा है प्रभावी मांग का सिद्धांत क्या होता है, मतलब वो AD और AS अप्रोच होती है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बचत तथा
बचत तथा निवेश का दृष्टिकोण, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं बचत तथा निवेश का दृष्टिकोण। बेटा ये जो सब टर्मिनोलॉजी अभी हमने पढ़ी है, बार बार कह रहा हूँ, ये सब हमने प्लान पढ़ी है। प्लान को इस चैप्टर में इच्छित, नियोजित, ठीक है, इच्छित, नियोजित, प्रत्याशित, ये तीनों को प्लान कहते हैं हिंदी में, ये बात ध्यान रखनी है। इनके आगे मैं प्लान लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा, ये प्लान ही है। हम बात करते हैं सबसे पहले इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे आएगा। तो देखिए भाई कैसे आएगा, मांग और पूर्ति बराबर हो जाएगी, वहीं तो आएगा। वही तालिका बनानी है जो भी हमने बनाई थी, 0, ये तालिका आपको गोल कर पी जाना है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 500, बस। सी बनाया था मैंने, सी क्या लिया था, 40, 120, 200 एंड 280 एंड 360, 440। एस बनाया था फिर मैंने, एस क्या था, सॉरी आई बनाया था बेटा। फिर हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखेंगे आई जो है आपको ये ध्यान रखना है, 40 स्थिर रहेगा बेटा, यहाँ पे आई स्थिर रहेगा। तो अगर मैं एडी निकालना चाहूँ, एडी सी प्लस आई का सम होता है, तो अगर मैं इनको जोड़ूँ कितना आएगा, ये आएगा 80, ये आएगा 160, ये आएगा 240, ये आएगा 320, ये आएगा बेटा 400, और ये आपका लिखा हुआ है 440, और ये आएगा 480। बेटा अगर आपको याद हो तो वाई ही तो एस है, अभी हम पढ़ के आए, वाई क्या है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय तो समग्र पूर्ति है। तो कहाँ पे आ रहा है, बराबर कहाँ हो रहे हैं, ये लो, ये रे बराबर हो रहे हैं। एडी और एएस बराबर कहाँ हो रहे हैं, एडी और एएस बराबर कहाँ हो रहे हैं, एडी बराबर एएस इधर को हो रहे हैं, इधर यहाँ हो रहे हैं, ये बराबर, यहाँ बन रहा है अर्थव्यवस्था में संतुलन। ये तालिका बनानी है आपको, पहले आपको लिखना है कि जी इस दृष्टिकोण के अनुसार अर्थव्यवस्था में संतुलन वहाँ होता है जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर हो जाते हैं, और ये तालिका बनानी है। लेकिन अगर इससे ऊपर देखें, इससे ऊपर क्या हो रहा है, इससे ऊपर जो है ना बेटा, एडी कम है एएस से, और इसके नीचे अगर हम देख रहे हैं एडी ग्रेटर देन है एएस से। देखो ये 480 है, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे एडी जो है वो कम है एएस से, और इसके ऊपर जो है बेटा एडी जो है वो ग्रेटर देन है एएस से। अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा इसका वक्र, पहले अर्थ लिखना है, फिर तालिका बनाना है, फिर वक्र बनाना है। तो अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहूँ, कर्व, तो अभी मैं पढ़ के आया, एएस कैसे बनेगा, ऐसे, एडी कैसे बनेगा, एडी कैसे बनेगा, एडी बनेगा, अबे यार, एडी कैसे बनेगा, एडी बनेगा ऐसे। तो एडी और एएस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एडी और एएस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, तो ये हो गया संतुलन, ये हो गया संतुलन, वाई एक्स 0, ये आ गई मांग। इस पॉइंट को एडी इज इक्वल टू एएस, बेटा इसी को प्रभावी मांग कहते हैं। एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है प्रभावी मांग क्या होती है भाई, इफेक्टिव डिमांड। तो आपको बोलना है जिस पॉइंट पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होते हैं, इट्स कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। संतुलन पर जो मांग होती है इट्स कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड, वो मांग जो पूरी हो सकती है। यहाँ देखिए बेटा, जोन सा कर्व ऊपर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एडी ग्रेटर देन एएस। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एडी लेस देन एएस। अच्छा, लेकिन संतुलन तो यहाँ पर है। अगर अर्थव्यवस्था में ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन है, तो ये बराबर कैसे होगी, ये यहाँ पे कैसे आएगा, ये समझिए आप। देखिए, हमने बोला संतुलन तो वहाँ पर होगा भाई जहाँ एडी इज इक्वल टू एएस होगा, लेकिन अगर नहीं हो रहे ये बराबर, अगर एडी ग्रेटर देन एएस है और एडी लेस देन एएस है, तो क्या होगा, इस सिचुएशन को मुझे यहाँ पहुँचाना है और इस सिचुएशन को यहाँ पहुँचाना है। बेटा ये फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स, सेपरेट पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर अर्थव्यवस्था में ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन है तो भाई ये बराबर कैसे आएगी, क्योंकि संतुलन तो बराबर पे होता है।
मांग ज़्यादा है, तो बेटा ये मांग अधिक्य की सिचुएशन है। ये जो है ये मांग अधिक्य की सिचुएशन है, मांग ज़्यादा हो रही है। तो जब मांग ज़्यादा होगी, मांग ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो जब मांग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तो बेटा उत्पादक का जो है ना, उत्पादक का सारा माल जो है ना वो बिक जाएगा। जब उत्पादक का सारा माल बिक जाएगा तो क्या होगा, तो उत्पादक जो है ना, उत्पादक ज़्यादा उत्पादन की योजना बनाएगा, ज़्यादा उत्पादन की योजना बनाएगा। और जब उत्पादक ज़्यादा उत्पादन की योजना बनाएगा, ज़्यादा उत्पादन करेगा, इट मीन्स उत्पादन बढ़ने का मतलब क्या है, समग्र पूर्ति बढ़ेगी। क्योंकि हमने बोला समग्र पूर्ति क्या है, उत्पादक कितना उत्पादन करना चाहते हैं, तो वो तो ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, मतलब समग्र पूर्ति बढ़ेगी। और समग्र पूर्ति जब तक बढ़ेगी जब तक मांग के बराबर ना हो जाए। यहाँ देखिए ये पूर्ति अधिक्य की सिचुएशन है, पूर्ति अधिक्य की। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बेटा उत्पादक के पास माल जो है ना वो बिना बिके रह जाएगा, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, बिना बिके रह जाएगा माल। जब माल बिना बिके रह जाएगा तो फिर वो आगे बना के क्या करेगा भाई, तो वो आगे जो है उत्पादक क्या करेगा, कम उत्पादन की योजना बनाएगा, कम उत्पादन की योजना बनाएगा। अब जब पुराना ही नहीं बिका तो नया बना के क्या करेगा, उत्पादन कम करेगा वो। अब उत्पादन कम, इट मीन समग्र पूर्ति घटेगी, और तब तक घटेगी जब तक मांग के बराबर ना हो जाए। ये है इसका पहला दृष्टिकोण। किसका, कि अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे आएगा किन्स के अनुसार। पहली विधि है एडी और एएस, इसी को ही प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं। पहले अर्थ लिखना है, ठीक है, पहले अर्थ लिखना है, फिर तालिका बनानी है, फिर वक्र बनाना है, फिर वक्र की एक्सप्लेनेशन देनी है कि जी फलाना चित्र में, ढिमकाना चित्र में ये हो रहा है, ठीक है। एंड देन उसी के एक्सप्लेनेशन में ये लिखना है कि एडी और एएस पे तो संतुलन हो रहा है, बट अगर ये हो जाए एडी ग्रेटर देन एएस और एडी लेस देन एएस तो कैसे अर्थव्यवस्था संतुलन में आएगी, क्या प्रोसीजर चलेगा, ये आपको रामायण कथा इसी में लिखनी है। तब जाकर 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर बेटा आपको ये बात समझ में आ रही है, ये था समग्र मांग और समग्र पूर्ति की अवधारणा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बचत और निवेश में कुछ करना ही नहीं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक 5 मिनट की कॉन्सेप्ट हो रहा है, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हमें बात करनी है, अब बात करना है बचत और निवेश का दृष्टिकोण। बचत और निवेश के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे आएगा, बचत और निवेश का दृष्टिकोण। तो भाई आपको पहले लिखना है, सबसे पहले तो लिखना है अर्थ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है अर्थ, कि जी इस विधि के अनुसार अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन वहां पर स्थापित होता है जहां पे बचत और निवेश आपस में बराबर हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ठीक है जी। अब आती है बात तालिका की। तालिका भी बेटा वही बनानी है जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये बन गई तालिका। सी भी वही वाला, पूरी तालिका वही बनानी है। तालिका लास्ट तक आपके काम आएगी, ठीक है। 40 एंड 120, 200, 280, 360 और 440 देख ही रहे होगे आप, बार बार हम यही लिखे जा रहे हैं। एस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एस निकाल लेते हैं, माइनस का 40 एंड माइनस का 20, 0, 20, 40 और 60। आई भी लिख लेते हैं जी, आई क्या आ गया यहाँ पे 40, 40, 40, 40, क्योंकि ये फिक्स रहेगा। यहाँ पे सिर्फ इतना टेबल बनानी है। अब देखिए पहले अर्थ लिखना है, फिर लिखना है भाई तालिका। कहाँ बराबर, एस और आई कहाँ बराबर हो रहे हैं, आप खुद देखिए कहाँ बराबर हो रहे हैं। ये रहा एस 40 यहाँ पे, तो ये एस इज इक्वल टू आई हो रहा है। इससे ऊपर की अगर हम बात करें, इससे ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एस लेस देन आई है, और इससे नीचे की बात करें एस ग्रेटर देन आई है।
पहले अर्थ लिखना है, फिर तालिका बनानी है, फिर वक्र बनाना है। अब वक्र देखिए, वक्र में क्या करना है आपको, वक्र के अंदर जो है, वक्र के अंदर जो है क्या कहते हैं, ये वक्र बनेगा ऐसे। अभी हम पढ़ के आए ना दोनों, आई का कैसे पढ़ के आए थे हम, ये आई का पढ़ के आए भाई। एस का कैसे पढ़ के आए, ऐसे को एस का बन के पढ़ के आए थे भाई, ये एस का। तो भाई ये इधर को, ये आ गया ई बिंदु पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों कर्व आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बचत और निवेश बराबर है। यहाँ संतुलन आ गया। ए वाले छायांकित भाग की करें तो कौन सा कर्व ऊपर है, आई वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस लेस देन आई है, आई की वैल्यू ज़्यादा है। इसकी बात अगर करें हम तो यहाँ पे भाई एस ग्रेटर देन आई है। तो फिर इस वक्र की क्या देनी है आपको, इस वक्र की एक्सप्लेनेशन देनी है कि जी फलाने चित्र में, ढिमकाने चित्र में ई बिंदु पे संतुलन है, एस बचत वक्र है, आई निवेश वक्र है, ये ई बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थव्यवस्था संतुलन में हो रही है। रामायण कथा लिख के लिख देंगे। लेकिन फिर आपको इसको ये बताना है कि जब बचत और निवेश बराबर है तब तो अर्थव्यवस्था संतुलन में है। लेकिन मेरे भाई जब ये बराबर नहीं होंगे, एस जब एस लेस देन आई होगा और जब एस एस ग्रेटर देन आई जब होगा तो भाई फिर क्या होगा, ये देखिए। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो है ना, इसका अर्थ ये है बचत कम है निवेश से। पहले तो ये लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। अब बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, एस लेस देन आई, जो मैं ऊपर पढ़ के आया हूँ, ए एस लेस देन ए डी, ये वाला ए डी ज़्यादा है ए एस से, आप ये भी लिख सकते हो इसको, ए डी ग्रेटर देन ए एस। बात तो वही हो गई, एक ही तो बात है, वह मांग ज़्यादा है, ए डी इधर कर लो या इधर कर लो। तो जो मैं यहाँ पढ़ के आया हूँ ना, ये वाला ये जो पढ़ के आया हूँ, ये रहा ए डी ग्रेटर देन ए एस। बेटा जो हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखे हैं, सेम यही पॉइंट यहाँ पर आएंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब ये होगा कि भाई जब बचत ज़्यादा होती है निवेश से तो डिमांड ज़्यादा होती है अर्थव्यवस्था के अंदर, उत्पादक का सारा माल बिक जाएगा, उत्पादक नेक्स्ट टाइम जो है ज़्यादा उत्पादन की योजना बनाएगा और इससे समग्र पूर्ति बढ़ेगी। लेकिन लास्ट पॉइंट में क्या लिखना है, लास्ट पॉइंट में ये लिखना है समग्र पूर्ति बढ़ेगी तब तक बढ़ेगी जब तक एस बराबर आई ना हो जाए। यहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति नहीं लिखना, सेम ऐसे ही इसका उलट यहाँ कर देंगे, ठीक है। बचत ज़्यादा है और बेटा सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो सेम एज अबव, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही लिखना है। और पांचवें में क्या लिखना है, तब तक बढ़ेगी जब तक एस इज इक्वल टू आई ना हो जाए। मतलब जो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, जो हम ऊपर जो पढ़ के आए हैं, ए एस ग्रेटर देन ए डी, ये यही वाला होता है जो हम पढ़ के आए हैं। या आप इसको ये भी कह सकते हो ए डी लेस देन ए एस, ये भी कह सकते हो, एक ही तो बात है। ये दोनों कर्व या सिंगल ये एग्जाम में आना ही आना है। इसको कहते हैं अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, ठीक है। एक चैप्टर और रह गया आपका, किसको क्या कहते हैं, और इस पे भी कैसे घुमा के क्वेश्चन। हाँ जी सर एक बार फिर बताना ये वाला। ये मैंने बोला जहाँ पे भी ये एस है ना, एस ग्रेटर देन आई, तो मैंने बोला इसी को ए एस ग्रेटर देन ए डी कहते हैं। ये एस को मान लीजिए, ये एस को मान लीजिए सप्लाई है। यहाँ ध्यान कैसे रखना है, भूल जाओगे एग्जाम में। एस जो है वहाँ पे ए एस है, तो जो एक्सप्लेनेशन हम ए एस ग्रेटर देन ए डी में लिखी है वही एक्सप्लेनेशन यहाँ आएगी, और जो एक्सप्लेनेशन ए डी ग्रेटर देन ए एस में लिखी थी वो यहाँ पर आएगी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें कैसे क्वेश्चन में घुमाया जा रहा है आजकल, वो हम जो है कल बात करने वाले हैं। और एक इसका जो वो रह गया हमारा न्यून मांग और अधिमांग की समस्या, हमें जो कल स्टार्ट करना है। हाँ जी सर इसमें सर वही तो सर वो घटक के नाम लिख के दे देता है, बस इस बार में तो आया था भाई। हाँ वही है।
न्यून मांग व अधिमांग की समस्या, ये इसका थर्ड जो पार्ट है, इसके रिगार्डिंग हमें बात करनी है कल। ठीक है जी, ये है जी। अब जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नहीं पूछे आपने? क्वेश्चन कहाँ पे, हम पहले ही डिटेल में घुस गए ना, ये नए बच्चे थे कुछ, तो इनको डिटेल में समझाने में। हाँ जी। सर थोड़ा इसका बेसिक तो पढ़ा दो न्यून मार्ग का, फिर अरे ग्राफ बता देना। अरे नहीं यार, और जल्दी ऐसे- सुनो सुनो, जल्दीबाजी में इसको करना बेकार है। ये 6 मार्क्स का, जो 12 में से तो 6 एक लोता ही है, तो भाई इसको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना, इससे बढ़िया इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सबका वो हो गया। अब बात देखो, प्रिया ने प्रिया ने बोल दिया ख़त्म कर दो, तो सबने बोल दिया ख़त्म कर दो।